दोस्तों, अगर आप सभी का सपना है बिहार पुलिस बनने का तो आपके लिए लेकर आए हैं वर्दी सीरीज़। वर्दी सीरीज़ में दोस्तों इधर उधर की नहीं, सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं जो सीधा सीधा परीक्षा में छपेगा। मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाले हैं। अगर आप दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो आपका कम से कम 500 से लेकर के 600 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होने वाला है डिटेल्स डिस्कशन के साथ। तो चलिए एक एक करके सभी 100 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। और ये जो संबंधित है दोस्तों अभी जो 2023 का न्यू अपडेटेड सिलेबस है, न्यू सिलेबस पर आधारित है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो संबंधित है साइंस से। और अगर आप बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहते हैं तो साइंस को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ से 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन तक परीक्षा में पूछा जाता है। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होगा, खाली स्थान में आपको बताना है। तो आप सभी कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया है दोस्तों आपसे 1 कैलोरी नहीं पूछा गया। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में दिए हैं तो आपका आंसर गलत है। यहाँ पर जो पूछा गया है 1 जूल का मान पूछा गया है, लेकिन आप याद किए होंगे कि 1 कैलोरी। तो होता क्या है कि परीक्षा में अब पहले जैसा नहीं है कि नॉर्मल सीधा आपसे पूछा जाएगा, उल्टा करके पूछ दिया जाता है और जल्दबाजी में बनेगा। फर्स्ट ही ऑप्शन दिखेगा आपको, टिक आउट कीजिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है दोस्तों 1 कैलोरी यानी C4 कैलोरी, यहाँ पर 1 कैलोरी का मान होता है 4.186 जूल। अब आपसे जो यहाँ पर पूछा जा रहा है 1 जूल का मान, तो इसको आपको उलट करके लिखना है। 1 जूल बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4.186 जूल। अब इसको भाग दीजिएगा, पॉइंट हटाइएगा, 1000 ऊपर में जाएगा, भाग दीजिएगा। तो भाग देने के बाद जो आ जाएगा मान 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। तो आप देख सकते हैं कि परीक्षा में इस तरह से अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम आप लोगों को जो करवाने वाले हैं बिहार पुलिस का जो न्यू पैटर्न है उसी पैटर्न पर आधारित इसी तरह से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जिससे आप पूरा का पूरा स्कोर कर पाए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 0.24। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, 0.24 कैलोरी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जूल बराबर। और आप ये भी याद रखिएगा 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। अब ये तो हो गया दोस्तों, यहाँ से आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, एक BTU बराबर कितना होता है, तो 252 कैलोरी होता है, ये याद रखिएगा। एक होता है 1 किलोवाट घंटा, ये भी दोस्तों खूब एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके बिहार पुलिस एग्जाम में 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया, यहाँ पर 6 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी मान को आप याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। इससे पहले आप सभी चलिए यहाँ से दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए जो कि छूट गया है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है, अंडे का शहजादा का अर्थ है। तो अंडे का शहजादा का यहाँ पर एक मुहावरा है, कहावत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। यहाँ पर चलिए अब दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। तो अंडे का शहजादा का क्या होगा अर्थ, तो अंडे का शहजादा का जो अर्थ होगा दोस्तों अनुभवहीन व्यक्ति, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अनुभवहीन व्यक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि बिहार पुलिस में लोकोक्ति मुहावरा नॉर्मल पूछा जाएगा, तो नॉर्मल दोस्तों नहीं पूछा जाता है, इसी तरह से आपको यूनिक टाइप का पूछा जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी देखिए जो कि हिंदी से ही संबंधित है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है एग्जाम में कि 2 चीज़ होता है, एक तो घोष होता है, दूसरा अघोष। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसके बारे में अब चलिए यहाँ से आप डिटेल्स देख लीजिए, इसका ट्रिक देख लीजिए। आपको कोई परिभाषा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, और हम आप लोगों को हिंदी में हमेशा इसी तरह से ट्रिक के साथ बताते हैं। वैसे परिभाषा याद करने के लिए बहुत सारा चीज़ है। यहाँ पर देखिएगा घोष है, तो पहला तो हो गया यहाँ पर एक क्या होता है दोस्तों कि अघोष होता है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि घोष होता है, और घोष को ही सघोष कहते हैं। कई बार एग्जाम में आपसे क्या होगा कि घोष के जगह पर सघोष दिया रहेगा। अब आप कहिएगा ये नया चीज़ क्या आ गया, तो ये हो गया घोष सघोष एक ही है, अघोष है।
अब यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का मतलब हिंदी में ये होता है, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है। तो क वर्ग का मतलब क ख ग घ, वहाँ च वर्ग का च छ ज झ, ये हो गया इस तरह से। तो पहला और दूसरा वर्ण जो होता है दोस्तों अघोष होता है, और सघोष में क्या होता है, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण क्या हो जाता है कि सघोष हो जाता है। तो अब आप यहाँ से आसानी से पता लगा लीजिएगा। ख में क्या है कि ख दूसरे नंबर का वर्ग है में है, इसके बाद च क्या है, पहले नंबर का है, म क्या है, पाँचवें नंबर का है, ठ क्या है, दूसरे नंबर का है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि घोष वर्ण कौन सा होगा, तो घोष में क्या होता है, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। घोष अघोष में दो चीज़ होता है, इसमें ट्रिक के साथ आपको ऐसे याद रखना है कि अघोष यहाँ पर क्या है कि पहला अक्षर कौन सा, अ है। अब अ है तो यहाँ पर क्या लेंगे, एक दो वाला लेंगे अघोष के अंतर्गत। घोष और सघोष दोनों एक ही है, इसमें तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण हो जाता है। अब ये वर्ण क्या है, तो जैसे क वर्ग में ख दूसरे नंबर पर है, च वर्ग में पहले नंबर पर है, म पाँचवें नंबर पर है, ठ दूसरे नंबर पर। इस तरह से आप पता लगा लीजिएगा। तो म वाला पाँचवा नंबर है जो कि घोष वर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको इस तरह से कंप्लीट हो गया। और आप लोगों की ओर से ये पूछा जाता है कि अभी जो बिहार पुलिस के 21,000 पदों पर भर्ती आई है, तो इस भर्ती के लिए हम क्या करें, कहाँ से पढ़ें जिससे मेरा हर हाल में सिलेक्शन हो जाए। इस बार दोस्तों अगर आप चूक जाइएगा 21,391 पर भर्ती आई है, तो अगली बार सोचिएगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोगों की ओर से यही पूछा जाता है कोई ऐसा कोर्स बताइए या फिर कोई ऐसा बताइए जिससे हम पूरी तरीके से तैयारी करें, जिससे हमारा हर हाल में सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों एक बिहार पुलिस के लिए टारगेट बैच है, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर अभी कोर्स का प्राइस बहुत ही कम है। तो जाइए आप एक दो दिनों में ये कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, इसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अभी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर कम कर दिए हैं। इस कोर्स में क्या है दोस्तों कि बिहार पुलिस का जो न्यू पैटर्न है, इस पैटर्न पर जीके, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन पूछा गया था, तो रीजनिंग की भी आप लोगों को तैयारी कराएंगे। तो यानी हर एक चीज़ आपको तैयारी करवाने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को क्वेश्चन बैंक 2 फॉर्मेट में आपको मिलेगा। पहला तो टेस्ट के रूप में मिलेगा, जितने भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी सभी परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक इसमें आप लोगों को दे देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स के बैनर पर भी लिखा हुआ है दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी क्वेश्चन बैंक। इस तरह से हो गया, तो यानी हर एग्जाम का आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा इसको दोस्तों पीडीएफ में 1 लाइनर फॉर्मेट में, अब अगर आप देखना चाहते हैं ये कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा तो ये टेलीग्राम पर अभी कुछ पेज आप लोगों को फ्री में सेंड किए हैं, तो आप भी जाइए यहाँ से इसका फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर आप देखिएगा इस तरह से आपको 1 लाइनर फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिससे आप सभी आसानी से याद कर पाए। और ये सिर्फ बिहार पुलिस का ही नहीं, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सभी का मिलने वाला है। और ये देखिएगा तो दोस्तों सभी छात्र यहाँ पर हज़ारों की संख्या में इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं। तो आप देर किस बात की कर रहे हैं, आप भी जाइए। ये कहाँ से डाउनलोड करना है, तो टेलीग्राम पर आप सभी सक्सेस प्लैनेट लिख कर सर्च कीजिए, इस तरह से चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ से आपको जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ बिहार पुलिस दरोगा का मिलता है, उन सभी को आप एक एक करके कंप्लीट करते चलिए। और अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो जाइए फटाफट इस कोर्स से जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को इतनी अच्छे तरीके से सारा कुछ तैयारी करवा देंगे, आपको बिहार पुलिस में सोचना ही नहीं पड़ेगा। कट ऑफ से आपका 5 से 10 नंबर अधिक ही आएगा और हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों ये तो हिंदी का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया है। अब चलिए आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखिएगा तो क्वेश्चन है भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। ये दोस्तों बिहार पुलिस दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही भिभिया क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 4-5 पॉइंट बताने वाले हैं और एक से एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। भारत का वाटरमैन इस तरह से पूछा जाएगा, जल पुरुष किसे कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। इसके अलावा आपको याद रखना है नर्मदा बचाओ, यानी पर्यावरण से संबंधित जितने भी फैक्ट है यहाँ पर जितने भी व्यक्ति संबंधित है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेधा पाटेकर के बारे में पूछा जाएगा नर्मदा बचाओ अभियान से। इसके बाद पूछा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया अभी देखिएगा तो बिहार पुलिस से रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है और ये आप लोगों को 2020
में भी बताए थे। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है जादव पायेंग को कहा जाता है, जादव, ये नाम आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिए। तो इसी तरह से जो मोस्ट वीवीआई चीज़ें हैं सभी एक एक करके आपको बताते चलते हैं। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या है दोस्तों कि सिर्फ 2020 का ही नहीं याद रखना है। बिहार के एग्जाम का ये पैटर्न रहा है कि 2 साल पीछे तक भी मोस्ट वीवीआई चीज पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर 2020 का जो हो जाएगा आशा पारेख। इसके बाद देखिएगा 2019 में, तो 2019 में जो मिला है रजनीकांत को और 2018 में मिला है अमिताभ बच्चन को। तो आपसे पूछेगा 2020 में किसे मिला है, तो आशा पारेख को। इस तरह से आप सभी को आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी द्वारा सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत की गई। इसका आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बिहार है शायद 2021 पीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और जो दरोगा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा चांस रहता है रिपीट होने का। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। आप याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला द्वारा जब अंग्रेज थे उस समय, तो अंग्रेजों की ओर से पहली बार रेल चलाया गया था। तो इस कंपनी की ओर से यहाँ पर किया गया था सारा कुछ। अब चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कथन आपको बताना है, यहाँ पर कथन केवल 1 2 इस तरह से है। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके पॉइंट देख लीजिए। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी, वहाँ से आप सभी इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। इसके बाद हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है। धातु यानी कि सोना चांदी इन सभी से परिचित था, लेकिन लोहा से परिचित नहीं था। बिहार पुलिस कांस्टेबल में लोहा वाला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि लोहा से जो है दोस्तों परिचित नहीं था, बाकी सोना चांदी तांबा कांसा इन सभी चीज़ों से परिचित था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिए। तो इसमें कथन में जो सही हो जाएगा केवल 1 2, ये हो गया क्लियर। चलिए अब अगला है मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आप सभी बताइए। तो मेघ का जो हो जाएगा दोस्तों, ये पयोद, वारिद और अम्बुद तीनों है, लेकिन अंबर जो होता है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। किसका है, तो आकाश का है। तो ये याद रखिएगा, आकाश का गगन भी कहा जाता है, नभ भी। अब चलिए अगला है यहाँ पर बल का मात्रक है। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बल का हो जाएगा मात्रक न्यूटन, दाब का होता है पास्कल, कार्य ऊर्जा का जूल होता है, शक्ति का होता है वाट, ताप का होता है केल्विन। अब चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए फटाफट। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। तो यहाँ से आपको 2 पुस्तक का नाम याद रखना है जो कि बहुत ही वीवीआई संबंधित है। तो नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका जो है दोस्तों प्लिनी का है। तो प्लिनी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक है हिस्टोरिका, तो हिस्टोरिका का जो हो जाता है हेरोडेटस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लिनी, और हेरोडेटस हो जाएगा हिस्टोरिका अगर सीधा पूछेगा तो। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित है। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा आपको नया क्वेश्चन देखने को ये मिल रहा होगा। इसमें आप सोच रहे होंगे कि कुछ आसान क्वेश्चन है कुछ भारी। तो दोस्तों एग्जाम में सभी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ आसान भी रहेगा कुछ भारी भी। तो इसमें सभी तरह का क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लोकसभा में अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी में जो दोस्तों सीट रिजर्व है, एससी कैटेगरी में टोटल सीट जो रिजर्व है 84 सीट है, और एसटी में जो है 47 सीट रिजर्व है। तो यहाँ पर दोनों हो गया। और आपसे कुल भी पूछा जाएगा कि कुल कितना सीट रिजर्व है। तो कुल जो है लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या हो गया इस तरह से 131। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 84 हो जाएगा। दोनों आप याद रखिएगा, बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से ये पूछा भी गया है। अगला है जठर रस का पीएच मान क्या होता है। पीएच मान से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। शुद्ध जल का आप सभी को पता है 7 होता है, रक्त का 7.4 हो गया। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो जठर रस का जो पीएच मान हो जाता है 2 से लेकर के 2.5 तक। तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये पीएच मान को लेकर भी क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पर लोक जो लगा हुआ है, तो इस लोक वाले में क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों से होता है। कुल सदस्यों की संख्या लोक लेखा समिति में 22 है, जिसमें से 15 सदस्य जो है लोकसभा, एल मतलब लोकसभा, और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से है। इसके बाद होता है दोस्तों प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में अब क्या होता है कि सिर्फ इसमें से लोकसभा से सदस्य होता है। टोटल कितना? तो 30। एल मतलब लोकसभा, आर मतलब राज्यसभा। तो इन दोनों को जरूर आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही भिविया क्वेश्चन है, यहाँ से सीधा पूछेगा ऐसे कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा से सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है, और प्राक्कलन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। अगला है भारी पानी वह पानी होता है। तो भारी पानी का नाम आप सभी सुने होंगे। इसका जो रासायनिक सूत्र है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका अनुभार होता है 20। ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप यानी दूसरे नंबर का जो समस्थानिक है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के स्थान पर ले लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन को एल्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो एल्गो कैल्सीफेरॉल जो कहा जाता है विटामिन D2 को, इसको सीधा आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में एल्गो कैल्सीफेरॉल किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा, तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। आप सभी को लग रहा होगा कि गति को सर्वप्रथम जो परिभाषित किया है यहाँ पर न्यूटन ने, लेकिन न्यूटन इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। न्यूटन से पहले भी गैलीलियो के द्वारा ये किया। अगर ये बीपीएससी पीटी में पूछा गया क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा गलत आप बनाइएगा। अगला है, बिहार के जिलों में किस जिलों में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड। पीडमोंट स्वैम्प, आप सोच रहे होंगे कि ये पीडमोंट कौन सा है, ये ऐसे मिट्टी का नाम तो कभी सुने ही नहीं है। तो पीडमोंट दोस्तों इंग्लिश नाम है। पीडमोंट का मतलब होता है दलदली। तो दलदली वाला मिट्टी जो पाया जाता है पश्चिमी चंपारण जिला में, बिहार के आप देखिएगा तो पश्चिमी चंपारण जिला में ये मिट्टी पाया जाता है। अगला है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में। अब खाद्य श्रृंखला में क्या होता है दोस्तों कि एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, और ये ऊर्जा का ह्रास देखिएगा तो 90% होता है। मात्र एक चरण से दूसरे चरण में 10% ऊर्जा का ट्रांसफर हो पाता है, और ये 10% ट्रांसफर जो कहलाता है लिंड्समान का नियम। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 10% ट्रांसफर वाला नियम किसका नियम है? तो लिंडमान का नियम। ये भी आपको याद रखना है। पर्यावरण पारिस्थितिकी से बिहार पुलिस एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसका वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। आप सभी ऐसे सर्च कर लीजिएगा बिहार पुलिस इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण सक्सेस प्लैनेट, वीडियो आ जाएगा। 2020 का ही है। 2020 से लेकर के अब तक जितने भी एग्जाम हुए सभी में उसी से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है पर्यावरण से रिलेटेड उसी से पूछा जाता है। तो आप भी जाइए अभी कंप्लीट करके एक टॉपिक कंप्लीट ही कर लीजिए। अगला है, होटल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अब देखिएगा तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक होता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। तो होटल पूछा गया है, तो होटल जो है दोस्तों तृतीयक के अंतर्गत आ जाता है। प्राथमिक के अंतर्गत कृषि हो गया, दूसरा के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र यानी उद्योग वाला, और तीसरा में यहाँ पर सर्विस सेवा संबंधित। तो होटल से हमें क्या मिलेगा? सर्विस मिलता है, सेवा मिलेगा, इसलिए तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो सप्त क्रांति और एक होता है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति के बारे में आपको पहले से पता होगा। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण की ओर से, और यहाँ पर पूछा गया सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। सही आंसर राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है देहरादून में, इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में यहाँ से क्या होता है कि क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो आप सभी को इसको जरूर याद रखना है कि क्वाड, QUAD। चलिए अब आप सभी को दिख रहा होगा। तो क्वाड में जो है दोस्तों USA यानी कि अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन में है। USA, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इसमें 4 देश शामिल है।
अब आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा कि क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आप 4 नाम याद रहेगा। भारत इसमें शामिल है, जापान भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी वर्ष हैं, जो भी नियम लागू किया जाता है, ये कई सालों तक आपको देखने को मिलेगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1974 में लाया गया था पर्यावरण जल संरक्षण अधिनियम। चलिए अब अगला है पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक जो है अभिजीत गुप्ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिजीत गुप्ता। और अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते 21,391 पोस्ट के लिए, तो इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को पूरी तैयारी करवाने वाली, ये नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन करवाएंगे। जो भी सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ भी आपको पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है। इसमें करेंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन है, तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी एप्लीकेशन पर कोर्स का प्राइस बहुत ही कम है, और ये नहीं है कि प्राइस बहुत ज़्यादा रखा गया है, 500 से भी कम रखा गया, जिससे आप सभी आसानी से ज्वाइन कर पाए। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बहुत कम कर दिए, जाइए आप सभी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवा देंगे, और इतना तैयारी आपका बेहतर हो जाएगा दोस्तों कि कट ऑफ से आपका 5 से 10 नंबर अधिक ही आएगा। रिजल्ट के लिए तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि रिजल्ट मेरा होगा या नहीं, तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी जुड़ जाइए। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहां से आप सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए। और लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, कोर्स का बैनर दिखेगा बिहार पुलिस का, और उस पर आप क्लिक करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगला है भारत आकार में है, तो भारत आकार में जो है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आकार का मतलब क्या होता है। तो आकार का मतलब होता है, यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है, जनसंख्या नहीं पूछा गया है। तो भारत आकार में जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और प्रथम स्थान पर रूस है। ये भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। अगला है 33वें 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी किसके द्वारा होगी? तो आप सभी को पता है कि विश्व में सबसे प्रसिद्ध जो खेल है ओलंपिक खेल है। ओलंपिक में अलग अलग तरह का, सभी तरह का खेल है शामिल। तो यहाँ पर चलिए, तो ये हो गया। अब 2024 में कहाँ पर होगा, तो ये सीरियल नंबर भी आप याद रखिएगा। इससे पहले क्या हुआ है कि 2020 वाला जो कि 2021 में आयोजन किया गया, 2020 में कोरोना के कारण से नहीं हुआ था। तो ये जो हुआ है दोस्तों टोक्यो में, और ये कितने नंबर का था, तो सीरियल से आप याद रखिएगा। टोक्यो में हुआ था, 32वां था। इसके बाद 2024 में कहाँ पर होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आपसे पूछा जाएगा, ये देश का नाम हो गया फ्रांस और शहर का नाम है पेरिस, ये होगा 33वां। और इसके बाद 2028 में, ये 4 साल बाद आयोजन होता है। तो इसका आयोजन होगा यूएसए में, लॉस एंजल्स, यहाँ पर दिखेगा एक ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। और ये सीरियल नंबर हो गया 34वां। इन तीनों को आप याद रखिएगा, इस तीनों में से एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछ ही दिया जाएगा। टोटल 6 पॉइंट हो गया। 2024 वाला कहाँ होगा, 2020 वाला यानी 2021 में कहाँ हो चुका है, तो टोक्यो जापान में हो गया है। और 2028 का कहाँ आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूटोपिया के लेखक कौन था? तो यूटोपिया का लेखक आपको बताना है। तो यूटोपिया के जो लेखक है दोस्तों थॉमस मोर है, तो थॉमस मोर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप सभी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ये सब दोस्तों एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, और रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। वीडियो देखिए, यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन के साथ बता रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा ही, आपको यहाँ पर देखना चाहिए, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हर्षवर्धन साम्राज्य की जो राजधानी था दोस्तों कन्नौज था, तो कन्नौज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें से नहीं जो गुजरती है मणिपुर से, ये नाम आप अगर ज़रूर याद रखिएगा। गुजरती है ये तो आपको पता है, लेकिन नहीं गुजरने वाले की लिस्ट में मणिपुर दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये भी पूछा जाएगा कि कर्क रेखा के ठीक उत्तर कौन सा राज्य है, तो ये भी पूछ दिया जाता है। तो मणिपुर क्या है कि कर्क रेखा से ठीक उत्तर है। ये दरोगा पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा वाला। गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा सभी है,
यहाँ पर आप देखिएगा तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, तो इस तरह से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ पर देखिएगा तो गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, ये वाला सीरीज इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है। ध्वनि की चाल आर्द्रता पर, हवा की गति पर, ताप पर डिपेंड करता है, लेकिन दाब पर ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दाब हो जाएगा। ध्वनि की चाल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है। अब पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी संधि होते हैं यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा कि रामसर किससे संबंधित है। तो ये जो है दोस्तों आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। और विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 2 फरवरी को, ये डेट भी आपको जरूर याद रखना है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अभी टोटल रामसर साइटों की संख्या जो है 75 है भारत में। भारत में देखिएगा तो आज़ादी का 75वां साल कंप्लीट हुआ है और यहाँ पर 75 टोटल रामसर साइटों की संख्या है। तो रामसर जो संरक्षण प्रस्ताव है आर्द्र भूमि से आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए अब आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है सोनार संक्षिप्तीकरण है। तो सोनार का यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बताना है। अब ये सोनार क्या होता है दोस्तों, तो पानी वाला जो जहाज होता है तो उसमें सोनार का प्रयोग किया जाता है देखने के लिए, पानी के अंदर देखने के लिए। तो सोनार हो गया यहाँ पर। इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। सोनार का जो पूरा नाम ये हो गया। और सोनार में जो प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड यानी पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग पानी के अंदर देखने के लिए करते हैं। दूसरा चीज़ होता है रडार। रडार का प्रयोग करते हैं हवा में, यानी कि हवाई जहाज प्लेन हो गया उसमें देखने के लिए दूर तक यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो रडार का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार का हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये क्लियर हो गया। रडार, रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ये टफ क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछा जाएगा रडार में किसका प्रयोग होता है, तो रेडियो तरंग। और यहाँ पर सोनार में होता है पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा नेशनल पार्क जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बिहार के एग्जाम में, दरोगा में, बिहार पुलिस में 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से इस बार रिपीट होगा। अगला है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है। तो मिनी माता रोग जो होता है दोस्तों पारा के कारण से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पारा। चलिए अगला है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया। यहाँ से आपको 3 चीज़ याद रखना है। पहला देखिएगा तो झंडा। अब आप सभी बताइए कि सबसे पहले क्या जरूरी है, झंडा जरूरी है या गीत जरूरी है या गान जरूरी है। तो आप कहिएगा सबसे पहले झंडा एक पहचान का चिन्ह होता है, जरूरी है। तो ये जो अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को। तो यहाँ पर 22 जुलाई 1947 को दोस्तों झंडा अपनाया गया था। इसको आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद आज़ादी से ठीक पहले यहाँ पर गीत भी होना चाहिए, गान भी होना चाहिए। तो 26 जनवरी 1950 जो गणतंत्र दिवस है उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को गीत और गान अपनाया गया है दोनों। तो यहाँ से दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। गीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और गान क्या है तो जन गण मन है। तो दोनों को अपनाया गया है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया है तो 24 जनवरी 1950 को सही आंसर हो जाएगा। और 22 जुलाई 1947 को झंडा। यहाँ से आप अब भूलिएगा ही नहीं। सबसे पहले क्या है कि झंडा जरूरी है और झंडा यहाँ पर 22 जुलाई 1947 को हो गया। इसके बाद गीत और गान। तो आज़ादी नहीं, यहाँ पर गणतंत्र दिवस लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को गीत और गान दोनों अपना लिया गया। अगला है, निम्न में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। तो अब यहाँ पर आप सभी को सही जोड़ा बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों विश्व की सर्वोच्च चोटी है जो कि हिमालय संबंधित, नेपाल सही है। गॉडविन ऑस्टिन भारत। तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा।
इसके बाद है धौलागिरी। तो धौलागिरी भारत, ये गलत है। धौलागिरी जो है दोस्तों नेपाल से संबंधित है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है भारत, जो कि गलत है। इसके बाद महाकालू तिब्बत। तो तिब्बत के अलावा यहाँ पर आप देखिएगा महाकालू जो संबंधित है नेपाल से, तिब्बत में भी इसका कुछ पार्ट है। पहाड़ पठार है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक ही देश में होगा, अलग अलग देश में भी होता है, तो ये दोनों जगह। लेकिन धौलागिरी भारत जो कि दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला है भारत का नीति आयोग है एक। तो भारत का नीति आयोग, तो नीति आयोग का जो गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर, तो इसको लाया गया है। और ये जो है दोस्तों संविधानेतर संस्था नहीं है, ये एक संविधानेतर संस्था। संविधानेतर का मतलब ये होता है कि इसका संविधान में जिक्र नहीं है। संविधान में जिक्र का मतलब जैसे वित्त आयोग हो गया, वित्त आयोग का क्या है कि अनुच्छेद 280 में है, तो ये हो गया संविधानिक संस्था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एक स्वतंत्र। ये भी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ये वाला होगा एक सलाहकार बोर्ड। भारत का नीति आयोग है एक सलाहकार बोर्ड, इसको थिंक टैंक कहा जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, और अंग्रेज सेना की ओर से कौन नेतृत्व किया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को, और हेक्टर मुनरो अंग्रेज की ओर से नेतृत्व किया गया था। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो है दोस्तों 22 जुलाई 1757 यहाँ पर हो जाएगा, और उसमें अंग्रेज सेना की ओर से जो नेतृत्व किया गया था रॉबर्ट क्लाइव। तो ये दोनों चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764, हेक्टर मुनरो। और इसके बाद है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 22 जुलाई 1757 यहाँ पर हो जाएगा, 22 जुलाई 1757, और उसमें अंग्रेज सेना की ओर से जो नेतृत्व किया गया था रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आप देखिएगा तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764, ये सही हो गया हेक्टर मुनरो। और प्लासी वाला में क्या है कि 22 जुलाई नहीं हो करके 23 जून होगा, 23 जून 1757 को, और इसमें अंग्रेजी सेना की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया गया था। तो यहाँ पर वर्ष सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए। क्वेश्चन है यहाँ पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन में दोस्तों टोटल 3 सदस्य थे, यहाँ पर तीनों नाम है, और ये तीनों नाम आपको जरूर याद रखना है। 3 ही सदस्य थे, पूछ दिया जाता है कौन नहीं है, तो लॉर्ड एटली इसमें से नहीं है। कभी लॉर्ड एटली की जगह पर दूसरा भी दे दिया जा सकता है। दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो इसका कारण ये है कि लाइन ही कट गया है, और बिना लाइन का तो डिजिटल बोर्ड चलेगा नहीं। तो सोचे ये थे दोस्तों कि सभी 100 क्वेश्चन को डिटेल्स डिस्कशन के साथ करवाएंगे, लेकिन लाइन कट जाने के कारण से कुछ नहीं हो पाया। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सभी 100 क्वेश्चन करवा देंगे। तो चलिए ये इतना तक ही, इसके बाद नेक्स्ट में आप लोगों को मिलेगा।